गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट सीरीज, तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट एग्रीकल्चर के लाइव टेस्ट नंबर सेकंड के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आपने कोई सा भी टेस्ट मिस किया है लाइव टेस्ट, तो सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नाम से ही। तो वहाँ से आप सभी पार्ट को क्लियर आसानी से कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर स्टूडेंट है जो कि ये बोलते हैं सर जी हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कीजिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप जो लाइव चैट कर रहे हो यहाँ पर एक साइट पिन की हुई है, ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिए, आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुँचा दिया जाएगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको एक क्लासेस की PDF भी मिल जाएगी, कल की आपको सेंड कर दी गई है, आज की क्लास के जस्ट बाद में आपको सेंड की जाएगी, ठीक है। मतलब कल की जो क्लास थी उसकी PDF आपको आज मिलेगी, एक दिन बाद में आपको PDF दे दी जाएगी ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप नई स्टूडेंट हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली सभी लाइव टेस्ट सीरीज को आप अटेंड कर पाओ, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया शब्द है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया शब्द है, ये आपको पहचाना है। ऑप्शंस आपके सामने है, लैटिन, ग्रीक, अरबी या फिर अंग्रेजी। मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है या फिर किस भाषा से ये मिलकर बना होता है, ये आप बताना है। तो जल्दी से आप बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं मानसून, तो मानसून याद रखिएगा मौसीन शब्द, अरबी भाषा के जो मौसीन शब्द होता है उससे मिलकर बना होता है। या फिर जो मानसून शब्द को लिया गया है ये मौसीन शब्द है, और मौसीन शब्द किसका होता है, अरबी भाषा का शब्द होता है, इससे ये मिलकर बना होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब अगर मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की, मानसून किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा मौसम के 31 सालों का योग, कितने, 31 ईयर वर्षों का योग ही क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। या फिर आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि मौसम के लंबे समय के योग को ही हम जलवायु कहते हैं, ठीक है। और मौसम क्या होता है, याद रखिएगा दिन की एक क्षणिक अवस्था जो कि पल में बदल सकती है, मतलब 1 घंटे में वो चेंज हो सकती है, 1 घंटे में वो वापस से सही हो सकती है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे मौसम। लेकिन जलवायु याद रखिएगा, ना तो ये दिन में चेंज हो सकती है, ना ये एक वीक में चेंज हो सकती है, ना ये एक साल में चेंज हो सकती है। इसे लगभग जो टाइम लगता है ये 31 ईयर का लगता है, उसके बाद में ही जलवायु परिवर्तन होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में यही पॉइंट थे जो कि आपको जानना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वेम क्या होता है। कोई वायरस होता है, कोई जीवाणु होता है, कोई कवक होता है या फिर कोई शैवाल होता है। आपको ये पहचाना है वेम होता क्या है। याद रखिए, अगर आपको थोड़ी सी भी इसकी डेफिनेशन भी अगर याद है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड मिस्टेक है, हाँ अब आइए कि वेम, अगर आपको इसकी याद रखिएगा, आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद है ना, तो आसानी से आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से ये बताइए कि वेम होती क्या है। कोई कवक होती है, कोई विषाणु होती है, कोई जीवाणु होती है या फिर कोई शैवाल होती है। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर मैं बात करता हूँ वेम, तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखिएगा, वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। और ये एक प्रकार का कवक होता है, याद रखिएगा, एक प्रकार का कवक होता है। अब अगर मैं बात करूँ वेम होता क्या है, तो याद रखिए ये क्या होता है, जड़ों की, मतलब पौधों की जड़ों व कवक का बीच का एक संबंध होता है। पौधों की जड़ों व कवक के बीच का संबंध होता है, जिसमें क्या होता है कि वेम, याद रखिएगा, इसमें आवास ग्रहण करता है, मतलब रहता है ये पौधों की जड़ों में, लेकिन इसके बदले में इसे क्या देता है पौधों को, ये याद रखिएगा जो फास्फोरस होता है, जो कि क्या होता है, सोइल में स्थिर होता है, इसको ये सोल्यूबल करता है। मतलब पौधों को जो फास्फोरस प्रदान करता है वो वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा करता है, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये क्या करता है, वह पौधों से जो जड़ों है वहाँ पर रहने का भी कार्य करता है, ओके। तो दोनों आपस में एक दूसरे के सहयोग करते हैं, इसी संबंध को बोला जाता है वैम। और वैम की फुल फॉर्म क्या होती है, वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया गेहूं में CRI अवस्था कब आती है। डास का मतलब यहाँ पर है डे आफ्टर सोविंग, मतलब सोविंग करने के कितने दिन बाद CRI अवस्था आती है। अब CRI अवस्था बोल तो यहाँ पर
या फिर मैं बोल दूँ शीर्ष जड़ें बनने की अवस्था, तो आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, दोनों अवस्था एक ही होती है। CRI को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्ष जड़ें बनते समय। तो अब ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं जो CRI अवस्था है कितने दिन बाद में आती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मान सकते हो। कई बार आपको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि कॉमन सा क्वेश्चन है। जैसे कि FMD हुआ, FMD भी आपको बार बार एग्जाम में पूछा आता है। ऐसे ही याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर पहचानिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, याद रखिए, गेहूं में जो CRI अवस्था होती है ये कितने दिन बाद में आती है, तो ये आती है लगभग, याद रखिएगा, 21 दिन में। तो अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, सेकंड 21 दिन किस में आ रहा है, 20 से 25 दिन के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्यों, क्योंकि याद रखिए CRI अवस्था लगभग 21 दिन बाद में आती है बुआई करने के। बुआई करने के 21 दिन बाद में कौन सी अवस्था आती है, CRI। और CRI की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर जो CRI लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तब आप क्या बताओगे, क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या बताओगे, क्राउन रूट इनिशिएशन। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात कर लेंगे कि विटामिन B2 किससे प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इनमें से विटामिन B2 किस में पाया जाता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन भी जिसे हम बोलते हैं, विटामिन B2 को ही हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से ये बताइए कि विटामिन B2 ही किस में पाया जाता है। पपीता में पाया जाता है, केले में, लीची में, या फिर इनमें से सभी। क्या लगता है आपको राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा सोच समझ के राइट आंसर दीजिएगा। विटामिन B2 किस में पाया जाता है, पपीता में, केले में, लीची में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑल ऑफ दीज मतलब इनमें से सभी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हम अगर कह सकते हैं विटामिन B2 तो वो केले में पाया जाता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे स्पेशल तौर पर, तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B, मतलब केले में पाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया निम्न में से ठंडक वाली फसल कौन सी नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, या फिर भिंडी। पहचानना क्या है आपको, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि निम्न में से ठंडक वाली फसल कौन सी नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन यहाँ पर केवल सही राइट आंसर ही देने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चले इसके साथ साथ शेयर ज़रूर कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर क्लासेस का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, तो एक बार ज़रूर शेयर कर दे। और 25 के हमारे लगभग होने ही वाले हैं, तो आपकी एक स्पेशल क्लास भी ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, वो हमारी टेंशन है। आप केवल क्लासेस पे फोकस कीजिए, जितना हो सकता है जितने ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पर ऐड कीजिए, जितना हो सके जितने ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप पर कीजिए, कहीं पर भी कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप रहा, सोशल मीडियाज़ की कितने प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे सोशल मीडिया है। तो आप जहाँ पर अगर मन करे, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, जहाँ पर मन करे वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर लाइव टेस्ट ले पाए। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में क्या पूछा गया है कि ठंडक वाली फसल कौन सी नहीं है। अब याद रखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा कि कोल फसलें। कोल फसलें में याद रखिएगा मुख्यतः जो याद रखिएगा फूल गोभी हुआ, पत्ता गोभी हुआ, गांठ गोभी हुआ, ये सभी क्या आती है, कोल फसल के अंतर्गत ही आती है। कोल फसल के अंतर्गत ही आती है। अब कोल का मतलब यहाँ पर क्या है, याद रखिएगा कि इनकी जो खोज की गई थी कोलबर्ट ने की थी, इसलिए भी इसे आप बोल सकते हो कोल क्रॉप्स। लेकिन याद रखिएगा कोल क्रॉप्स का मतलब यहाँ पर ठंडी वाली फसल, मतलब इनको ठंडक ज़्यादा प्रिय है। ठीक है, कोल क्रॉप का मतलब होता है इनको ज़्यादा ठंडक पसंद है, ठंडा इनको जलवायु पसंद है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कोल क्रॉप के 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी। तो ये तो सभी क्या है, कोल क्रॉप है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भिंडी, तो भिंडी को याद रखिएगा, भिंडी को ठंडक की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसे ग्रीष्म की ज़रूरत होती है, गर्मी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसी ने यही तो पूछा था कि इनमें से ठंडक वाली फसल कौन सी नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से तिलहनी फसल कौन सी है, आलू, तंबाकू, मूंगफली, या फिर चना। कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको ये पहचानना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से किससे तेल प्राप्त किया जाता है।
तिलहन फसल का मतलब जिससे हम तेल प्राप्त करेंगे। कॉमन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा और राइट आंसर दीजिएगा कि यहाँ पर तिलहन की फसल कौन सी है। आलू होता है, तंबाकू होता है, मूंगफली होता है या फिर चना होता है। कॉमन सा क्वेश्चन है, लगभग सभी ने बता दिया है कि तेल अगर हम बात करेंगे तो आलू से तो कोई तेल प्राप्त होना नहीं है। तंबाकू से याद रखिए निकोटीन प्राप्त होता है, तो कोई तेल तो प्राप्त होता नहीं है। याद रखिए निकोटीन किससे प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। निकोटीन तंबाकू से प्राप्त किया जाता है, निकोटीन तंबाकू से प्राप्त किया जाता है। और मोर्फिन अफीम से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा मोर्फिन। ओपियम पोपी किसे बोलते हैं, अफीम से बोलते हैं। और अफीम को याद रखिएगा गोड ऑफ स्लीप भी बोला जाता है। याद रखिएगा ये दो एल्कलॉइड होते हैं, दोनों से ही क्वेश्चन पूछता है। एक तो तंबाकू से पूछता है कि निकोटीन किससे पाया जाता है, तो निकोटीन याद रखिए तंबाकू में पाया जाता है। अफीम में अगर मैं बात करूँ तो अफीम में याद रखिए मोर्फिन पाया जाता है। क्या, मोर्फिन पाया जाता है। और अगर हम बात करूँ अफीम, तो अफीम का जो नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम होता है। अफीम को याद रखिएगा हम ओपियम पोपी के नाम से जानते हैं। और अफीम के अगर बात करते हैं, अफीम के याद रखिएगा गोड ऑफ स्लीप भी बोला जाता है, गोड ऑफ स्लीप भी बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ अफीम से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि चना से क्या तेल प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल नहीं। चना याद रखिए एक दलहनी फसल है, चना एक दलहनी फसल है। अगर मैं बात करूँ तंबाकू की, तो तंबाकू याद रखिए एक एनर्जेटिक क्रॉप का एग्जाम्पल है। एनर्जेटिक मतलब उत्तेजक। तंबाकू से निकोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के गांजे वगैरह यूज़ किए जाते हैं, मतलब तंबाकू है एक तरीका। तो तंबाकू एक उत्तेजित करने का कार्य करता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आलू, तो आलू होता है शर्करा। आपने देखा होगा कि इसमें जो शर्करा होती है इसको किस नाम से जाना जाता है, फेरिना के नाम से जाना जाता है। स्टार्च जो इसमें पाई जाती है, स्टार्च। ठीक है, आप शर्करा ना याद रखकर आप स्टार्च याद रखिए कि आलू एक स्टार्च वाली फसल है। और स्टार्च को, इसकी जो स्टार्च होती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम फेरिना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फेरिना के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, सी ऑप्शन बचा, मतलब मूंगफली। तो मूंगफली मुख्यतः याद रखिए तेल के लिए ही पाली जाती है। पाली क्या, उगाई जाती है, सॉरी। कोई ब्रीड होती है उसको पाला जाता है, कोई फसल होती है उसे उगाया जाता है। ठीक है, तीनों यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आलू एक स्टार्च वाली फसल है, तंबाकू एक उत्तेजित फसल है, मूंगफली एक तेल वाली फसल है और चना एक दलहन वाली फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेंगे, जिसमें आपको पूछा गया निम्न में से किसको साधारणतः हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से ग्रीन मैन्यूर के लिए, हरी खाद के लिए किस फसल को ग्रो किया जाता है, बाजरा को, जौ को, ढैंचा फसल को या फिर अरहर को। सोच समझ के राइट आंसर दीजिएगा कि यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, बाजरा हुआ, जौ हुआ, ढैंचा हुआ या फिर अरहर हुआ, इनमें से हरी खाद के लिए, ग्रीन मैन्यूर के लिए किस फसल को ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, याद रखिए हरी खाद, तो ग्रीन मैन्यूर के लिए मुख्यतः याद रखिए सनई और ढैंचा का यूज़ किया जाता है। सनई व ढैंचे का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो अरहर को याद रखिए रेड ग्राम या पिजन पी के नाम से भी जानते हैं। अरहर को रेड ग्राम या पिजन पी के नाम से जानते हैं। जौ के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जौ का मुख्यतः याद रखिए शराब बनाने के लिए इसका ये प्रयोग किया जाता है। जो शराब है, मतलब जो वाइन है, वो जौ से ही तैयार की जाती है। अगर मैं बात करता हूँ बाजरा, तो बाजरा याद रखिएगा राजस्थान में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में ही प्रथम स्थान पर रखा गया है। बाजरे को अगर मैं बात करूँ खरीफ फसलों में, तो बाजरे को खरीफ फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल दोनों में ही राजस्थान में सबसे ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को याद रखिएगा। सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, दोबारा से देख लीजिए कि अरहर को हम रेड ग्राम या पिजन पी के नाम से जानते हैं। ढैंचे का प्रयोग मुख्यतः हरी खाद के रूप में किया जाता है, ढैंचा या सनई। ठीक है, सनई और ढैंचा का प्रयोग हम हरी खाद के लिए किया जाता है। जौ का प्रयोग मुख्यतः वाइन या शराब बनाने के लिए किया जाता है। और बाजरे का राजस्थान में उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में ही प्रथम स्थान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया बुशनिंग की क्रिया किसमें की जाती है। बुशनिंग की क्रिया किसमें की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट दोनों एग्जाम में। तो जल्दी से बताएंगे कि कपास में, चने में, तंबाकू में या फिर धान में। क्या लगता है आपको राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो बुशनिंग की क्रिया की जाती है किसमें की जाती है। आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका। तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए।
तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, याद रखिए बुशनिंग, तो बुशनिंग की क्रिया जो की जाती है ये की जाती है धान फसल में की जाती है। किस में की जाती है? डी ऑप्शन, मतलब धान फसल में की जाती है। अब ये होती क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो याद रखिए खड़ी फसल में, या फिर आप ऐसे मान सकते हो, हाँ याद रखिएगा अगर मैं बात करता हूँ बुशनिंग की क्रिया, तो याद रखिए क्रॉस हलन चलाना, खड़ी फसल में क्रॉस हल चलाना, खड़ी फसल में क्रॉस हल चलाकर घास या खरपतवारों को निकालना ही क्या कहलाता है? बुशनिंग कहलाता है। दोबारा से देख लीजिए, खड़ी फसल में खरपतवार या घास फूस को निकालना ही क्या कहलाता है? बुशनिंग क्रिया कहलाता है। और बुशनिंग क्रिया मुख्यतः याद रखिए धान फसल में की जाती है। ओके, याद हुआ क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले याद रखिए यहाँ पर बुशनिंग क्रिया है धान फसल से है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर याद रखिएगा चने, तो चने में निपिंग क्रिया की जाती है। ठीक है, निपिंग क्रिया की जाती है। कपास की अगर मैं बात करूँ तो कपास में याद रखिए जिनिंग, जिसे हम बोलते हैं ओटाई, तो ओटाई की क्रिया इसमें की जाती है। इसके साथ साथ याद रखिए कपास में पिकलिंग की क्रिया भी की जाती है। पिकिंग मतलब पिक, उनके जो डोडे होते हैं उनको तोड़ना पिक कहलाता है, इसलिए पिकलिंग की जो क्रिया याद रखिए कपास में की जाती है। अगर मैं बात करता हूँ तंबाकू, तो तंबाकू में मुख्यतः 3-4 क्रियाएँ होती है। कौन कौन सी होती है? याद रखिए इसमें टोपिंग भी हम करते हैं, इसमें हम टोपिंग की क्रिया करते हैं। इसके साथ साथ डिसकरिंग की भी क्रिया करते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी करते हैं? क्यूरिंग की भी करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें टोपिंग भी करते हैं, इसमें डिसकरिंग भी करते हैं, इसमें क्यूरिंग की भी क्रिया करते हैं। किस में करते हैं ये सब कुछ? ये तंबाकू में करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि टमाटर की बीज दर कितनी है? टमाटर की बीज दर कितनी है? 200 से 250 ग्राम पर हेक्टेयर, 300 से 350 पर हेक्टेयर, 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर है, 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या लगता है आपको कि जो टोमेटो होता है, और टमाटर को याद रखिएगा गरीबों का संतरा भी बोला जाता है, टमाटर को गरीबों का संतरा भी बोला जाता है। तो ये बताइए कि जो टमाटर की जो बीज दर हम रखेंगे ग्राम पर हेक्टेयर, नोट केजी पर हेक्टेयर, ग्राम पर हेक्टेयर जो रखेंगे ये कितनी होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, याद रखिएगा टमाटर के बीज दर के बारे में, तो टमाटर की जो बीज दर है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा 400 से 500 केजी पर हेक्टेयर, सॉरी ग्राम पर हेक्टेयर, 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पूछता आपको टमाटर की संकर बीज दर कितनी है, मतलब संकर टमाटर की बीज दर कितनी है, तब आपका राइट आंसर हो जाता है याद रखिए 150 से 200 ग्राम पर हेक्टेयर। याद रखिएगा संकर जो वेराइटी होती है उनकी सीड रेट अलग होती है। कितनी होती है? 150 से 200 ग्राम। और अगर मैं बात करूँ टमाटर के बीज दर, तो टमाटर की साधारणतः जो बीज दर होती है वो होती है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि जितनी भी जो संकर वेराइटीज़ है, चाहे वो टमाटर की हो चाहे किसी भी फसल की हो, संकर वेराइटीज़ को अगर एक बार आपने ग्रो कर लिया तो उसे दूसरी साल हम ग्रो नहीं करते हैं, बल्कि प्रति वर्ष जो बीज चेंज किया जाता है वो संकर बीज ही होता है। क्वेश्चन अगर आपको मैं यहाँ पर पूछता हूँ तो आपको ऐसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा बीज है जिसे प्रति वर्ष चेंज किया जाता है, प्रति वर्ष बदला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि ऐसा कौन सा बीज है जिसे प्रति वर्ष चेंज किया जाता है, तो वो होता है याद रखिए संकर बीज। संकर बीज किसी भी फसल का हो सकता है, किसी भी फल का हो सकता है, लेकिन ये बार बार चेंज ही किया जाएगा, इसका दोबारा से प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, याद रखिएगा। इसके साथ साथ टमाटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनते हैं। टमाटर, इसे याद रखिए वोल्फ एप्पल के नाम से भी जानते हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, और टमाटर को गरीबों का संतरा भी बोला जाता है। टमाटर को गरीबों का संतरा भी बोला जाता है, इसे वोल्फ एप्पल के नाम से जाना जाता है। और टमाटर का जो लाल रंग होता है ये लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बनाया जाता है। ठीक है, 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, उस पर सबसे ज़्यादा बनता है लाइकोपीन, और लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। पॉइंट याद रहेंगे। अगर आपको याद रखिए कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो एक बार आप क्लास को रिवीजन कर लिया करो। ठीक है, रिवीजन करने से आपको ज़्यादा याद ही होंगे, भूलोगे नहीं आप, इसलिए याद रखिएगा। अगर आपका मान लीजिए मन नहीं लग रहा है या फिर आपको याद नहीं हुआ है तो क्लास को दोबारा से रिपीट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, दूसरी क्लास देख लीजिए, फिर से दोबारा देख लीजिए। ठीक है, बस आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर ये सोचा करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि नोरिन 10 जीन किस में पाई जाती है? धान में, ज्वार में, गेहूं में या फिर कपास में? नोरिन 10 जीन किस में पाई जाती है?
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, याद रखिए नोरिन 10, तो नोरिन 10 जो जीन होती है ये पाई जाती है गेहूं में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पर, याद रखिए धान में, तो धान में डीजीवू जीन पाई जाती है। कौन सी, डीजीवू, कौन सी, डीजीवू जो जीन होती है नोरिन 10 में पाई जाती है। अगर मैं बात करता हूँ कपास, तो कपास की याद रखिए प्रथम हाइब्रिड जो वेराइटी होती है वो H4 होती है, जिसको विकसित किया गया था C.T. पटेल के द्वारा। H4 किसकी वैरायटी है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, और ये किसके द्वारा विकसित की गई थी, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो याद रखिए कपास की जो प्रथम संकर वैरायटी होती है वो होती है H4, और H4 को जो विकसित किया गया था ये किया गया था C.T. पटेल के द्वारा। ओके, गेहूं में याद रखिएगा मुख्यतः दो जीन होती है, एक होती है नोरिन 10, एक होती है RH फर्स्ट और RH सेकेंड। अब RH का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है रिड्यूस्ड हाइट। RH का मतलब होता है रिड्यूस्ड हाइट। और याद रखिए RH जो जीन होती है और जो नोरिन 10 है, ये दोनों ही किस में पाई जाती है, दोनों ही याद रखिए गेहूं में पाई जाती है। धान की अगर हम बात करते हैं तो धान में याद रखिए कौन सी जीन पाई जाती है, डीजीवू नामक जीन पाई जाती है। ओके, ज्वार वगैरह की अगर हम बात करते हैं, टिफ्ट 23 जो ए होती है वो जीन किस में पाई जाती है, ज्वार में ही पाई जाती है। ओके, तो आई थिंक आपको सभी पॉइंट यहाँ पर कवर हो चुके होंगे, सारे पॉइंट क्लास के साथ ही आपको याद हो गए होंगे और आपने नोट डाउन भी किया होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, इसके साथ साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप ऐड कर पाओ, आपके साथ ही यहाँ पर खुद का एनालाइज कर पाए कि उनको कितना आता है, आपको कितना आता है।